हेलो एवरीवन। इसके पहले नरेशन का टॉपिक चल रहा था। नरेशन का टॉपिक जो है वो समाप्त हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ करके, और अब नरेशन के बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक जो है सिंथेसिस पढ़ेंगे। तो जो क्लास 12th के लिए बहुत ज़रूरी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए ज़रूरी है। तो जिसमें सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस के पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग को जाननी ज़रूरी है। जैसे पहले जानना, तो वैसे इसके पहले नरेशन के पहले भी जरूरी था, लेकिन इसको सिंथेसिस के पहले इसको जानना इसलिए जरूरी है कि इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई भी इंसान डायरेक्ट कभी वो सेंटेंस नहीं बोलता है, पहले वो लेटर बोलता है। लेटर को जानता है, ध्वनि जानता है। एक छोटा सा बच्चा जो है वो ध्वनि को जानता है। ध्वनि के बाद वो लेटर पे आएगा। लेटर पे आएगा तो लेटर जो आपका है, मान के चलिए इंग्लिश वर्ड जो है, इंग्लिश में फोनोलॉजी के बाद A to Z तक वो जानेगा बच्चा। ABCD लेकर के Z तक जानेगा। लेटर के बाद वो आएगा वर्ड्स, वर्ड पे आएगा। अब जैसे, और वर्ड का डिफिनीशन ये है कि वर्ड is a group of letter. A word is a group of a letter. Group of letters. Group of letters. A word is a group of letters that has that have a meaning and in order. ठीक है। A word is a group of letters that have a meaning and in order. जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हमने लिख दिया MANGO, या इसको हमने लिख दिया MANGO, ऐसे लिख दिया वर्ड्स। ठीक है, ऐसे में वर्ड्स लिख दिया। लिखने की किसका कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 मीनिंग उसमें लेटर्स है, बट हैव मीनिंग्स नहीं है और ऑर्डर में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीनिंग लाने के लिए पहले ऑर्डर में करेंगे हम EANING, सॉरी, मीनिंग में लाने के लिए हम लोग करेंगे MANGO, 1 2 3 4 5 मीनिंग्स है और 5 लेटर्स हैं और ऑर्डर में है और अपना एक अर्थ रखते हैं। तो अब ये जा करके आपका जाके एक वर्ड बना। तो मैंगो एक वर्ड बन गया आपका, MANGO, मैंगो। दिस एक वर्ड बन गया, इज एक वर्ड बन गया। तो जब आपका एक वर्ड बन गया तो अभी तक तो हम वर्ड वो बच्चा जाना। जब वो वर्ड जान गया तो वर्ड के बाद अब नेक्स्ट आएगा सेंटेंस आपके सामने, उस बच्चे के सामने सेंटेंस आएगा। जब वो सेंटेंस इस वाक्य जानेगा तो वाक्य को जानने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य लिख दिया हमने, इजी को लिख दिया दिस, तो इसका क्या, इस सेंटेंस का क्या डिफिनीशन होगा? A sentence is a group of words that have a meaning। आसान सा डिफिनीशन है, that have a meaning and in order। तो अब आप देखिएगा, सेंटेंस उसको बोलते हैं जो एक शब्दों का समूह हो और एक और उसका एक अर्थ भी हो और वो ऑर्डर में हो। अब मान लीजिए कि इसी को आपके सामने लिख देते हैं, इज मैंगो दिस
स्वीट, 1 word, 2 word, 3 word, 5 word, 4 word, सॉरी 1 word, 2 word, 3 word और 4 word, 4 words आपके सामने हैं, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है और ऑर्डर में नहीं है। तो ऑर्डर में लाने के लिए पहला ऑर्डर में जब हो जाएगा, दिस इज स्वीट मैंगो, तो दिस इज स्वीट मैंगो, यह मीठा आम है, तो देखिएगा ऑर्डर में आ गए और अपना एक मीनिंग भी रख लिया। तो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस जब ये आपके सामने हो गया तो पहले बच्चा फोनोलॉजी जानता है, ध्वनि जो सीखता है छोटा बच्चा, उसे थोड़ा सीखने लगता है तो लेटर सीख लेता है, फिर वर्ड सीखता है और फिर आके वो सेंटेंस सीखता है। ठीक है, अब सेंटेंस जब सीख लेता है तो सेंटेंस, क्योंकि हम लोग सिंथेसिस पढ़ना छोटे बहुत नीचे स्तर पर नहीं जाना है, तो जब सेंटेंस सीख लेता है तो सेंटेंस में अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस में अब देखिएगा, सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो सिंपल सेंटेंस में हमको ये देखना है कि एक सिंपल सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में आपको एक फाइनाइट वर्ब मिलेगा, एक फाइनाइट वर्ब मिलेगा। अब रही बात की फाइनाइट वर्ब तो मिलेगा, तो फाइनाइट वर्ब है क्या, फाइनाइट वर्ब है क्या, इसको फाइनाइट वर्ब होता क्या है, वो फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फाइनाइट वर्ब उसको बोलते हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट में जो पर्सन यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग, और अपने पर सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो पर्सन यूज हुआ है, नंबर जिस नंबर में वो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो वाक्य में अगर सब्जेक्ट जुड़ा है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाता है और टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है, वो फाइनाइट वर्ब होता है। तो जो सब्जेक्ट, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने वाक्य में जुड़े आए हुए सब्जेक्ट के, पर्सन, नंबर और वाक्य में यूज हुए काल या टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना क्या होगा, बदल जाएगा। उसी को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कि ही प्रेजेंट टेंस में ही राइट्स अ लेटर, यहां ध्यान दीजिएगा, ये राइट्स जो आया है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग राइट्स आया है, लेकिन यहां पे देखिएगा दे राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, यहाँ के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग और टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बदल गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेगा, आई रोट अ लेटर, यहां जो राइट आया है यहाँ पे रोट बन गया, मैंने टेंस के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग बदल गया। तो ये जो तीनों इस सेंटेंस में जो ये वर्ब आया है ये अपने सब्जेक्ट टेंस के अनुसार, नंबर सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार चेंज हो जा रहे हैं। तो जो वर्ब चेंज हो जाते हैं के अनुसार बदल जाते हैं उसको फाइनाइट वर्ब या फिनिट वर्ब बोलते हैं। तो फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये फाइनाइट वर्ब, और एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, फाइनाइट वर्ब होता है। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, तब जाके हम लोग को सिंपल सेंटेंस समझ में आएगा। एक सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, तो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि हम सिंपल सेंटेंस देखा कि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है जो अपने उस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और उस वाक्य के काल के अनुसार बदल जाता है, नहीं मैंने बदलता रहता है। अब हम लोग इसलिए मैंने इसको इतना बताया है क्योंकि सिंथेसिस में इसकी जरूरत पड़ेगी।
सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक वाक्यों को, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को, ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को उसको सिंथेसिस के माध्यम से जोड़ते हैं या सिंथेसिस के माध्यम से संश्लेषित करते हैं, जोड़ते हैं। जो इसमें सबसे बड़ा माध्यम ये होता है कि जोड़ने के लिए जो जोड़ते हैं, तो पहले बात आती है कि मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, यहां लिख देते हैं आपको, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। उसके अलावा जो भी आएगा वो या तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा या कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब बन जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, तो जब और अन्य दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, तो जो और एक जो मुख्य वाक्य होगा, उसके अलावा जितने भी वाक्य के जो वर्ब आएंगे उनको हम या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देंगे या नॉन फाइनाइट्स में बदल देंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो नाउन बन जाएगा या तो एडजेक्टिव बन जाएगा या एडवर्ब बन जाएगा, उनको जोड़ देंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम इसको सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा यूज होता है वो होता है पार्टिसिपल। क्योंकि आपके 12th क्लास में अगर आपको बात आई तो सिंथेसिस में जो सबसे पहला टॉपिक है उसको पार्टिसिपल के माध्यम से, क्योंकि पूरा ना लिख के अलग अलग बात है, पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना। ठीक है, पार्टिसिपल के माध्यम से। अब बात आती है कि पार्टिसिपल जो होता है वो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पहला आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को अब इंग्लिश में आप पहचानेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें आ जाता है आईएनजी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ये जो रहता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल को आप कैसे पहचानेंगे, इसमें आता है एक्टिव में आएगा हैविंग प्लस एमबी थर्ड फॉर्म, मेंबर का थर्ड फॉर्म। और आपका पैसिव वॉइस में आ जाएगा हैविंग बीन प्लस एमबी थर्ड फॉर्म। ये तो इंग्लिश में आप पहचान करेंगे, मतलब ऐसे पहचान जाएंगे। इसका ट्रांसलेशन में भी यूज होता है लेकिन इंग्लिश में आपको ऐसे पहचान जाएंगे। वही इसको हिंदी में पहचानना हो तो इसमें जब इसका हिंदी निकालेंगे, तो जैसे एक मान लो वर्ड ले लेते हैं हम यहाँ पे, या आप मान ली राइट ही लिखना है तो राइट जो है इसमें माइनरी जोड़ देंगे, राइटिंग। पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे WRITT, रिटन थर्ड फॉर्म।
और इसमें आ जाएगा हैविंग प्लस रिटन, और ये हो जाएगा हैविंग बीन रिटन, हिंदी में इसको पहचानना होगा तो क्रिया के, मुख्य क्रिया के अंत में, वो भी कौन से मुख्य क्रिया, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में कर, ये पहचान है आपकी, कर, करके और करते हुए। इसमें क्या होगा, मुख्य क्रिया प्लस हुआ, हुई प्लस हुए, क्रिया प्लस हुआ और प्लस हुई और हुए। और वही परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि आपका हो जाएगा कि क्रिया प्लस के पश्चात या के बाद या के उपरांत, जैसे मान लीजिए आ जाएगा कि लिखने के पश्चात क्रिया मुख्य क्रिया प्लस के पश्चात के उपरांत के बाद या करके, ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा। तो ये आपका पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल के माध्यम से हम लोग सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। पार्टिसिपल पहला टॉपिक जो आपका है कि पार्टिसिपल के माध्यम से हम लोग सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पार्टिसिपल के माध्यम से हम लोग सिंपल सेंटेंस का यूज करेंगे। अब रही बात की जब यूज करेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे तो हम थोड़ा सा इसको, आप वीडियो पॉज करके मैंने ये लिखा है कि पार्टिसिपल को, क्योंकि अगर वीडियो पॉज न करके लगातार पढ़ा तो वीडियो लंबा हो जाएगा वैसे, इसलिए हम इसलिए लिख देते हैं पार्टिसिपल को, जिसमें हमको पहला पढ़ना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते जब हम हैं तो उसमें कुछ नियम याद रखना पड़ेगा आपको। एक तो इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, सेंटेंस आएंगे, उसमें सबके सब्जेक्ट बराबर अधिकांशतः बराबर होंगे। दूसरा क्या है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से अगर हम जोड़ने जाते हैं कई वाक्य को, तो उसमें ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसके पहले वाले में पढ़ा है कि एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा, एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यही पहचान है इंग्लिश में। और इंग्लिश हिंदी में है कर, करके या करते हुए। तो करके तो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल की ही पहचान है, लेकिन इसमें क्या है, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही स्नेक को देखा और रह गए, तुरंत देखा तुरंत भागा, कूदा और भागा, मतलब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, बहुत कम समय का अंतर होता है। पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि इसमें एक दोनों या जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, सेंटेंस आएंगे, सबके सेंटेंस के सब्जेक्ट समान होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पार्टिसिपल के थ्रू, प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जोड़ते हैं तो जो कार्य पहले हो रहा है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में जोड़ बनाते हैं, मतलब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे उसी में लगाते हैं। और जो नेक्स्ट सेंटेंस कार्य हुए हैं, सेंटेंस आए, उसको जो करते हो हम कामा दे करके लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा भी है कि एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। सभी वाक्यों या जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंस आएंगे, एक या दो या तीन या एक के बाद दो या तीन या चार, जितने भी, एक तो सिंपल सेंटेंस है, ये दो या तीन या चार जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें सभी के वाक्य अधिकांशतः समान होते हैं। और जो इसमें लिखा जो कार्य पहले होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल देते हैं।
और बाद में किए गए कार्य को सेंटेंस कार्य वाले सेंटेंस को ज्यों करते हो कामा का प्रयोग करके लिखते हो। ये आपको नियम याद रखना है, ठीक है। अब इसमें एक नियम, 2-3 से अधिक नियम है। तो पहला नियम यह है कि जब एक कार्य के तो बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू होता है तो कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ के लिखा है कि वह जंप्ड और रैन अवे, तो जंप्ड और रैन अवे, तो देख रहे हैं कि इसमें कार्य कौन पहले, भागने का काम पहले हो रहा है कि जंप का काम पहले हो रहा है। ये तो आप देख ही लेंगे कि जंप करने का काम पहले हो रहा है। तो एक जो कार्य पहले होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देते हैं। और फिर ध्यान देना एक नियम और है कि एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू होता है। देखिएगा, एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हुआ, ठीक है। और सभी वाक्यों के अधिकांशतः सब्जेक्ट, अधिकांशतः हमेशा नहीं होगा, अधिकांशतः सब्जेक्ट समान होगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट समान है, यही दोनों में आया है। तो जो कार्य पहले हो उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे। तो लिखेंगे ये काम पहले हो रहा, तो लिखेंगे जे, इसी में काम जंप हो रहा है करने का, तो जंप, और क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो बी फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो जंपिंग हो जाएगा, जंपिंग अप। अर्थ क्या निकला, कूद करके या कूदते हुए या कूद कर। और यही सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको हटा देंगे, ऑलरेडी ये सब्जेक्ट है ही है, इसको सेम का सेम ऐसे लिख देंगे, ही रैन अवे। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसे सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस से आता ही आता है। तो यूपी बोर्ड में जंपिंग अप पहला कार्य यही हुआ, तो जंपिंग अप कामा ही रैन अवे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ही हर्ड ए नॉइज, ही गॉट अप। नॉइज सुना, गॉट अप उठ गया। एक काम हुआ तो दूसरा काम हुआ और दोनों के सब्जेक्ट समान है। तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे, मतलब बी फर्स्ट फॉर्म। हियर हर्ड लिखा है तो हियर हो जाएगा, एच ई ए आर, हियर, और आईएनजी लगा देंगे। हियरिंग ए नॉइज कामा, सब्जेक्ट ऑलरेडी ये है ही, इसको हटा देंगे, यहाँ ऑलरेडी है ही है, वही है राम, मान लो यहाँ राम आ गया तो राम ही यहाँ पे ही है, तो लिख देंगे ही गॉट अप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मान लो यहाँ मोहन आ गया, मोहन saw a lion, he cried out। तो लायन देखने का कारण यह कि वो चिल्लाने लगा, और दोनों के सब्जेक्ट समान समान है। तो लिखेंगे जो कार्य पहले हो रहा है उसके वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि सा में साइन कर देंगे, ऐसे लोग आईएनजी कर देंगे। ध्यान देना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान देना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एम बी फर्स्ट फॉर्म आएंगे, सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, तो लिखेंगे सीइंग, सीइंग अ लायन, सीइंग अ लायन। मोहन ही यहाँ पे ही है या ही वहां पे ही है, लिखेंगे ही, या मोहन लिखा हुआ तो मोहन क्राइड आउट, चिल्लाया, फुल स्टॉप। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा एक के बाद दूसरा काम, कारण और परिणाम। पुलिस को देखा का परिणाम ही होगा, भाग गया। तो कारण और परिणाम का संबंध है, चाहे एक के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है तो जो कार्य पहले हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो जो कार्य पहले हो रहा है, काम यहाँ पे रनिंग आफ्टर, ठीक है, तो लिखेंगे रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर द थीफ, कामा पुलिसमैन ही जो है यहाँ पे ही है, चाहे पुलिसमैन लिखो चाहे ही लिखो, कामा द पुलिसमैन, पुलिसमैन काट, अगर यहाँ हिम है तो यहाँ भी हिम। एक नियम ये था कि एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य स्टार्ट होता है, दोनों के सब्जेक्ट समान होते हैं, और क्या, जो कार्य पहले हो रहा है उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब मेन बी फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर देंगे। हिंदी में कर करके करते हुए आता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी सब्जेक्ट समान समान है। जो कार्य यहाँ काम हो रहा है, खेलने की वजह से टायर्ड हो गया और रेस्ट करना चाहता है, तो एक का बाद तुरंत दूसरा कार्य, खेला और खेलने में टायर्ड हो गया और टायर्ड के बाद आराम करना चाहता है। सब्जेक्ट समान समान है, लेकिन क्या है, जब वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव,
या एडवर्ब। तो हम क्या करेंगे, इज एम आर वाज वर्ब को हम बीइंग में बदल देंगे, बीइंग में, बीइंग में। इज एम आर वाज वर्ब को हम बीइंग में बदल देंगे। इस चीज को ध्यान में, इज एम आर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से इज एम आर वाज वर्ब को हम बीइंग बदल देते हैं और आने वाले वाक्य, नेक्स्ट वाक्य को हम जो करते हुए लिख देते हैं सब्जेक्ट से। देखिएगा इज एम आर, क्योंकि सब्जेक्ट समान समान है इसको हटा देंगे, वहां है ये ऑलरेडी, क्योंकि यही काम पहले हो रहा तो क्या करेंगे, बीइंग कर देंगे, BEING। इसको इज एम आर को बीइंग, इज एम आर वाज वर्ब को बी बोलते हैं, बी फॉर्म, बी मतलब बीइंग, बी में ING लगा देंगे, बीइंग हो जाएगा। being tired of play, being tired of play, कामा ही यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ही जो है सेम टू सेम वैसे उतार देंगे, लिखेंगे ही wants to rest, he wants to rest। देखिएगा अब आपका एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब, ये आपका पार्टिसिपल में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं, या हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चाइल्ड ही यहाँ पे हिट, इट ही है, क्योंकि ग्रामर चाइल्ड को हिट मानता है, निर्जीव मानता है, इसे हिट का प्रयोग करेंगे, मानते हैं लड़का है, मैस्कुलिन जेंडर है तो ये लिख दिया हमने। चाइल्ड ही या ही है गायब कर देंगे, क्योंकि काम हो रहा है, पहले वो भूखा था तब वो मिल्क का क्लियर हुआ, तो जो काम पहले हो रहा है उसी को तो क्या करेंगे, वही जे हमारा वाज बनाया तो बीइंग में कर देंगे, तो बीइंग कर देंगे तो लिखेंगे बी और उसके बाद ING, बीइंग ये आ गया इसके जगह पे, बीइंग हंग्री, कामा चाइल्ड ही यहाँ पे इट या ही है, चाइल्ड ही यहाँ पे इट या ही है, तो हम क्या करेंगे, बीइंग हंग्री है तो लिखेंगे द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लो, दोनों के सब्जेक्ट समान समान है, लेकिन यहाँ इज एम आर वाज वर्ब ले, बीज एम आर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब आया है, तो हम इज एम आर वाज वर्ब जो आया है उसको बी में जाएगा, बी मतलब बीइंग कर देंगे तो लिखेंगे बीइंग सैड, अर्थ का निकला उदास होकर या होकर के या उदास होते हुए, कामा दे, नेक्स्ट वाक सेम टू सेम उसे उतार देंगे, लाउडली, दे क्राइड लाउडली। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में मात्र 2 नियम पढ़े, और भी नियम है, लेकिन इसमें अगर जो भी पढ़े हैं, अगर इसमें कोई भी समस्या आती है आपको, क्योंकि नरेशन में तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया, आपने लाइक किया, जो भी लाइक किया और कमेंट्स भी किया कि अच्छा है सर, जो भी है समझ में आया तो, लेकिन इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि सिंथेसिस है, आसान नहीं है, लेकिन है भी बहुत आसान, अगर ट्रांसलेशन आता तो है भी आसान, अगर आप अपने मन से जोड़ देते हैं किसी भी नियम से, एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बना देते तो आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब मैंने बताया कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और नंबर, पर्सन और काल के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो वही फाइनाइट वर्ब है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही वांट्स आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया, यहाँ पे ही क्राइड आया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया, यहाँ पे आपका रैन आ गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गया, रंस भी RUNS भी हो सकता है, जैसे भी। तो ये आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से भी 2 नियम पढ़े, ठीक है कल। और इसमें कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा, जरूर देखिए इसको और इसको आप बताइए, ये आपके ऊपर है। अगर इसमें आप पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, चाहे कोई किताब में पढ़ते हैं उसमें कोई समझ नहीं आया तो आप पूछिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।